हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिका ऑनलाइन क्लासेस। आज ये जो वीडियो है उन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ हिंदी में भी वीडियो बनाओ ताकि हम में भी फ़ायदा हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। कई बच्चों को इंग्लिश में इतना सारा समझ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, मैं उन बच्चों के लिए भी बना रही हूँ जो हिंदी मीडियम में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे देखना चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं ज़्यादातर ना तो प्योर हिंदी बोलती हूँ, ना ही पूरी तरह से इंग्लिश बोलती हूँ। ऐसे वर्ड को यूज़ करना चाहती हूँ या ऐसे लैंग्वेज यूज़ करूँ ताकि हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑलमोस्ट सभी बच्चों को टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलिए, अभी इसके अंदर हमारे जो 16 MCQ हैं, कुछ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं 50 MCQ अपलोड करूँगी और ऐसे 50 एक और वीडियोज़ आएंगे। तो 100 120 अगर आप लोगों ने MCQ कर लिया तो यकीन मानिए उन्हीं में से आपके एग्जाम में जो भी 16 MCQ है उन्हीं में से ही होंगे। उसके बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले हम लोग MCQ की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था। आपको पता होगा कि अमेरिका के द्वारा जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराए गए थे। तो जो हिरोशिमा पे गिराए गए थे उसका जो सीक्रेट नाम था वो लिटिल बॉय, और अगर बाई चांस आ गया कि जो नागासाकी पे गिराया गया तो उसका आंसर होगा फैट मैन। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे हिरोशिमा का पूछा गया तो लिटिल बॉय, और हो सकता है आपके एग्जाम में नागासाकी का पूछा जाए तो उसका आंसर होगा फैट मैन। नेक्स्ट है कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहा था। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो ग्रुप बने हुए थे, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। देखिए मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, अमेरिका, यूएसएसआर और ब्रिटेन और फ्रांस। तो उनको लीड कौन कर रहा था, किसकी अगुवाई में मित्र राष्ट्र काम कर रहा था, तो मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था, अमेरिका। ठीक है, और धुरी राष्ट्र यानी कि जो दूसरे ग्रुप में थे उसमें कौन कौन से देश थे, मैंने बताया था जर्मनी, जापान और इटली। जिन देशों की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, मित्र राष्ट्र जीत गए थे, और उसी के बाद से मित्र राष्ट्र में दो देश थे अमेरिका और यूएसएसआर, उनके बीच जो है कोल्ड वॉर एरा बेसिकली स्टार्ट हुआ। तो आंसर है कि मित्र राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहा था, तो आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट, पूर्वी गठबंधन को और किस नाम से जाना जाता है। आपको पता है पूर्वी गठबंधन पश्चिमी गठबंधन था। जो पश्चिमी के देश थे वो अमेरिका और अमेरिका के ग्रुप का गठबंधन था, और जो यूएसएसआर के ग्रुप में शामिल थे, बेसिकली जो यूरोप के पूर्वी पश्चिम की बात की गई, तो पूर्वी गठबंधन को और किस नाम से जानते हैं, वार्सा पैक्ट के नाम से। ये एक मिलिट्री अलायंस था जिसमें सभी देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था कि अगर एक किसी भी देश में वॉर होगा तो सब मिलकर इसका जवाब देंगे। ये जो शुरुआत है वो अमेरिका और अमेरिका के 12 वेस्टर्न कंट्री थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। उन्होंने नाटो बनाया था। उसके जवाब में जो पूर्वी गठबंधन है उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया था, उसे वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी गठबंधन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा वार्सा संधि के नाम से। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से राष्ट्र थे, अभी मैंने बताया जर्मनी, जापान और इटली। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। नेक्स्ट है कि रूस में साम्यवादी क्रांति के बाद यूएसएसआर किस वर्ष अस्तित्व में आया था। हम सबको पता है कि रशिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हुआ था, क्रांति हुई थी 1917 में, और एक क्रांति समाजवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका मानना था जो पूंजीवादी है समाज में दो भागों में बांट देती है, और वो चाहते थे कि समाज में जो है सभी के साथ इक्वालिटी हो, भेदभाव ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके लिए रशिया में 1917 में क्रांति हुई थी, उसी के बाद यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है कि 1991 में सोवियत संघ में हुए तख्ता पलट का विरोध करने के लिए राष्ट्र नायक के रूप में उभरकर सामने आने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर है बोरिस येल्चिन। ये नायक के रूप में, हीरो के रूप में उभरकर सामने आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है बोरिस येल्चिन। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, बार बार हम लोगों ने पढ़ा है 1991 में हुआ। नेक्स्ट है कि होस्नी मुबारक का संबंध किस देश से है। जब आप लोग अरब स्प्रिंग करेंगे तो आपने देखेंगे कि 50 70 सालों से जो सत्ता थी वो पूरी तरह से बदल गई थी, और होस्नी मुबारक मिस्र देश से उनका रिलेशन है, उस देश के रूलर हम। एक क्वेश्चन और भी आता है अरब स्प्रिंग में कि माचिस की जो तीली है वो बहुत बड़ी आग फैला सकती है, ये किस क्रांति से संबंधित है, तो आपका आंसर भी अरब स्प्रिंग होना चाहिए, अरब क्रांति होना चाहिए। क्योंकि अरब जो क्रांति हुई थी वो बहुत छोटे से एक व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी, लेकिन ये क्रांति इतनी बड़ी थी कि पूरा अरब देशों में तख्ता पलट हो गया। 50 सालों 70 सालों से चल रही सरकार पूरी तरह से बदल गई। एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन था इसी को इसलिए अरब क्रांति कहा गया। और एक माचिस की तीली जिस तरह से पूरे पूरे एम्पायर को नष्ट कर सकती है, जला सकती है, उसी तरह से एक छोटी सी क्रांति स्टार्ट हुई थी, एक व्यक्ति के द्वारा स्टार्ट हुई थी, और ये इतना मास हो गया था कि पूरे अरब देशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था। तो ये भी याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है कि माचिस की तिल्ली किस तरह से पूरी की पूरी
अस्तित्व को मिटा सकती है। तो ये किस क्रांति से संबंधित है? ये अरब क्रांति से संबंधित है, अरब क्रांति के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट है कि अरब स्प्रिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तानाशाही सरकार का खात्मा, क्योंकि वहां पे सरकार बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप हो गई थी, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं थी, गरीबी, भ्रष्टाचार, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई थी। तो अब वहां पे जनता तख्ता पलट चाहती थी। ये जो तानाशाही चल रहा है काफी टाइम से, वहां पे डेमोक्रेसी के लिए बेसिकली ये मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट है कि अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो हम सभी जानते हैं टूनिशिया से स्टार्ट हुई थी, और उसका जो वैसे वेंडर था बुआ जी उसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? टूनिशिया से स्टार्ट हुआ था। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है? देखिए ब्रिक्स क्या एक्रोनियम है, BRICS। तो बी मतलब हो गया ब्रिटेन, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, और एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स इन 5 देशों के द्वारा बनाया गया एक एक्रोनियम है। नेक्स्ट है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो चीन के अंदर, शंघाई के अंदर वहां पे उपस्थित है। भारत यूएन का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को, जिस साल यूएन का गठन हुआ। आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद यूएन बना, और यूएन के बनने कुछ महीने बाद ही भारत भी इसका सदस्य बन गया था। तो आंसर है 30 अक्टूबर 1945। 1991 में नए आर्थिक नीति किस नेता के नेतृत्व बना? सब जानते हैं उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूरा उन्हीं के जरिए स्ट्रक्चर तैयार किया गया था नई आर्थिक नीति, जिसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबराइजेशन था, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य के नाम क्या है? आपको पता है यूनाइटेड नेशन जो है, जो सुरक्षा परिषद है, उसके अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं। उसमें से 5 होते हैं स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं हमेशा के लिए, और 10 कितने होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर है उनके नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर के कारण पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट देशों के नाम है। भारत का प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। आपको सेकंड भी याद रखना है कि 1939 से लेकर 1945 तक चला। तो विश्व में अब तक 2 ही युद्ध हुए हैं, भगवान ना करे कभी तीसरा भी हो, लेकिन दोनों ही डेट आपको याद रखना कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। तो 14 से 18 और दूसरा 1939 से 1945 तक, और 45 के बाद तो कोल्ड एरा, वॉर एरा स्टार्ट हो गया था, शीत युद्ध जिसे हम कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख रहे होंगे तो भी उनको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं ना प्योर हिंदी नहीं बोल रही, यहाँ पे वैसे ही मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ ताकि हर एक बच्चों को आसानी समझ में आ जाए। नेक्स्ट है कि कुछ फर्स्ट बुक से रिलेटेड हमने एमसीक्यू देखे, तो फर्स्ट बुक रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट। 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, कब हुआ, कौन से नेता थे, क्यूबा के रूलर का नाम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से क्यूबा मिसाइल के बारे में पढ़ना है। दूसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था, और ये जो नीति थी क्या ये उदासीनता और तटस्थता की नीति थी? तो पहले बता दोगे गुटनिरपेक्षता नीति क्या थी, किनके द्वारा, इनके संस्थापक देश कौन थे, क्या उद्देश्य थे। और मैंने पहले ही बताया कि ना तो ये आइसोलेशन था, ना तो तटस्थता था, ना उदासीनता की नीति थी। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है। थर्ड है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, कब से कब तक स्टार्ट हुआ, और किस तरह से पूरे विश्व की पॉलिटिक्स को इसने प्रभावित किया। तो फर्स्ट चैप्टर में 3 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए, क्यूबा मिसाइल संकट, दूसरा शीत युद्ध, और तीसरा नैम। ये 3 ही टॉपिक आपको बार बार अच्छे से रिवाइज करना है फर्स्ट चैप्टर के लिए। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के अंदर आपको सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी है। जब हम विशेषता कहते हैं तो इसकी अच्छाई भी बतानी है और 1-2 बुराई भी बतानी है। अच्छाई क्या थी, इनके पास बहुत ज़्यादा खनिज तेल थे, नेचुरल रिसोर्सेज थे, ठीक है। दूसरी अच्छाई क्या थी कि जो उपभोक्ता वस्तु की बात करें तो कार से लेकर पिन तक बना लेते थे। तीसरी कि इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था, यातायात का सिस्टम बहुत ज़्यादा वेल डेवलप था। तो ये सारी इनकी क्या हो गई अच्छाई, बट कुछ उनकी बुराइयाँ भी थी कि जैसे कि वहाँ पर बोलने की, भाषा की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, लोग अपनी मन की बात खुले रूप से बोल नहीं सकते थे। पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो ये सब आपको उनकी विशेषता के बारे में बताना है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, क्यों हुआ, और उसका विश्व में क्या परिणाम हुआ, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
6 मार्क्स में आने की इसकी बहुत पॉसिबिलिटी, या तो कारण पूछते हैं या इसके परिणाम पूछते हैं, इसलिए आपको दोनों ही अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रथम खाड़ी युद्ध। हम सब जानते हैं कि जब इराक ने, जब आपको पता होगा जब इराक ने कुवैत पे इन्वेड किया था, तो यूनाइटेड नेशन के 34 देशों ने मिलकर किस तरह से इराक पे अटैक किया था, उसी को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। आपको वो डिटेल बताना है, इसको वीडियो गेम वॉर के नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कंप्यूटर वॉर भी कहा जाता है। तो 1 नंबर के लिए भी इन सब चीज़ों को आपको याद करना है। अरब क्रांति पे शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितने देशों में फैला, क्या उसका परिभाव हुआ और उसका उद्देश्य क्या था। तो अरब क्रांति छोटे क्वेश्चन में आ सकते हैं, या तो 1 नंबर में आएंगे या 2 नंबर में आएंगे, बड़े चैप्टर्स इसमें नहीं आएंगे, आपको इसलिए पढ़ना छोटा सा। नेक्स्ट है थर्ड की पाकिस्तान में असफल लोकतंत्र के कौन कौन से कारण है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी जर्नी ऑलमोस्ट एक साथ स्टार्ट की, लेकिन भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी है सक्सेसफुल रही तब से लेके आज तक। हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, लोगों को हर तरह के अधिकार मिले हुए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे क्या रीज़न है कि वहाँ पे लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, चुनी हुई सरकार होती है, बार बार उसको मिलिट्री के द्वारा हटा दिया जाता है और वहाँ पे मिलिट्री रूल करने लगती है। तो सफल लोकतंत्र क्यों नहीं हो पाया, कौन कौन से रीज़न है, वो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है नेपाल के अंदर लोकतंत्र की बहाली कैसे हुई, किस तरह समस्या हुए, संघर्ष हुए, वो यहाँ पे बताना है। यूरोपीय संघ किस तरह से एक आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावित संस्था बन गई है। अमेरिका के बाद अगर कोई बड़ी शक्तिशाली संस्था है तो यूरोपीय संघ है। वो इतने शक्तिशाली कैसे बना, वो यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट है आसियान 2020 का विजन क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाइना ने अपने इकोनॉमी में कैसे परिवर्तन करके आज वो विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, और कहते हैं कि 2040 तक आते आते वो अमेरिका को भी टेक ओवर कर लेगा और अमेरिका से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, और विश्व की महाशक्ति बनने की जो पोटेंशियल है वो, उसकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कब हुई, कौन कौन से उसने तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म किए और उसके क्या परिणाम हुए, पूरा चाइना के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। चाइना, हमें 47 में आज़ादी मिली, चाइना को 49 में आज़ादी मिली। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम दोनों ही देश ऑलमोस्ट साथ साथ चल रहे थे, लेकिन सडनली चाइना की इकॉनमी, इतनी विशाल इकॉनमी, इतनी बड़ी इकॉनमी और तेज़ी से जो बढ़ने वाली इकॉनमी है, वो क्यों और कैसे बन गई, यहाँ पे आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी मीडियम में बच्चा लोग बिल्कुल निराश ना हो, ठीक है। आप लोगों को भी बहुत जल्दी इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं बहुत टाइम से उनके रिक्वेस्ट आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। तो अभी मैं 50 MCQ और आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, और उसके बाद 50 और, तो आप लोगों के पास 120 करीब क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके अलावा आपको 1 मार्क्स में कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।